गुफ्तगू का तसलसल टूटते ही एक वेटर आ मौजूद हुआ और मेरे मशवरे पर वीरा शराब के बजाय खाने का आर्डर नोट कराने लगी। उस दौरान मैंने सामने पड़े हुए मेन्यू की वर्करदानी की तो हर आइटम के सामने होशरुबा दामों का इंद्राज देखकर बौखला गया। बैरे के चले जाने पर मैंने वीरा को अपनी तशवीश से आगाह किया, क्या खाना बहुत महंगा है, हम कहीं और चलते हैं, दामों पर न जाओ, तुम्हारे लिए ये सब मुफ्त है। वो हंसते हुए बोली, हो सकता है लेकिन मुझे तुम्हारा पैसा भी उसी कदर अजीज है जितना अपना। मैंने पूरे खलूस के साथ कहा, हमें कोई बिल अदा नहीं करना होगा। गोल्डन कार्ड रखने वालों के लिए कुर्तनोश की सारी सहूलतें कासिनो की इंतजामिया मुफ्त फराम करती है। उसने गर्दन झटकर खालिश मशरकी अंदाज में कहा, जो लोग उस कैसीनो के मुख्तलिफ फरोज पर लंबी रकमों से जुआ खेलते हैं, इंतजामिया के गुर्गे उन पर निगाह रखते हैं और उनको बिना किसी मुआवजे के गोल्डन कार्ड जारी किए जाते हैं ताकि वो लोग इस मखसूस फ्लोर पर खसूसी तवज्जो के माहौल में अपना शौक पूरा करें। इस फ्लोर पर रूलेट की मशीनों का छोटे से छोटा टोकन 5 पाउंड का है। ये लोग पूरे रेस्टोरेंट का खर्चा एक ही मेज से पूरा कर लेते होंगे। यहाँ जवारी एक रात में हजारों पाउंड हार कर जाते। रेमी मार्टिन की बेशकीमत चैंपियन से सर्विस का आगाज हुआ, मगर मेरे लिए उस वक्त आपस की गुफ्तगू ज्यादा दिलचस्प थी क्योंकि मीरा दाऊद के बदमाशों पर रोशनी डाल रही थी, मगर मैंने अभी तक उसे यह नहीं बताया था कि उसकी तरफ से तमाम तरह एहतियात के बावजूद मुझे घेर लिया गया था और मैंने अपने हरीफ को M1 पर टिकाने लगा दिया था। मैं अभी तक ये अंदाजा नहीं लगा सका था कि लंदन में तंजीम में तुम्हारा क्या मकाम है। मैंने कहा, अब हालात ने मुझे और तुम्हें एक दूसरे से इतना करीब कर दिया है। तुम्हें बताते चलूं कि तंजीम का अपना एक खास नाम है जो आलमी हलकों में हैबत की अलामत समझा जाता है। अंग्रेजी में उसको मुखफ़्फ़ करके शी कहते हैं, लेकिन असल नाम सिंडिकेट फॉर हेरोइन एडिक्शन है। यहाँ भी शी की अपनी एक तंजीम है जिसमें लोगों की जिम्मेदारियां मुतय्यन है, जबकि मैं एक तरह की फ्रीलांसर हूँ। मुतय्यन जिम्मेदारियां न होने के बावजूद उनके बराबर इख्तियारात रखती हूँ, बल्कि बाज़ औक़ात उन पर अपने अहकामात नाफिज भी कर सकती हूँ। मेरे ऐसे फैसलों पर सिर्फ शी की सुप्रीम बॉडी ही जवाब तलब कर सकती है, जिसका सरबराह गालबन मेरा बाप जिवेल्लाह टान मर्सियानो है। लेकिन टोनी का तो शी से कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने कहा, हाँ मैंने कहा ना कि मैं आज़ाद तरीके पर काम करती हूँ। बाज़ लोग मेरी असल हैसियत से लाइल हैं, लेकिन वसी तर पस मंजर में देखो तो मेरे जरिए वो भी शी की खिदमत करते हैं। उन्हीं में टोनी और बहुत से दूसरे लोग शामिल हैं जिनमें मैं मैडम के नाम से पहचानी जाती हूँ। इतना बुलंद मुकाम हासिल होते हुए भी तुम उनके सामने इतनी बेबस हो कि उन्होंने अमलन तुम्हें तुम्हारे होटल के कमरे में महसूस करके रख दिया है। मैंने हैरत के साथ कहा, साजिशें। वो गहरा सांस लेकर बोली, उनके लगे बंदे फ्राइज है और वो उसी दायरे में काम करते हैं। तुम वाद हूफ को क्यों भूल रहे हो? क्या उस हकीर कीड़े ने लायर्स कार्टेज के मामले में मेरे मुंह आने की कोशिश नहीं की थी? लेकिन उसका अंजाम सामने है। दरअसल पाकिस्तान में मेरी मौजूदगी में तुमने शी के मफादात को जैसे नाकाबिले तलाफी और भारी नुकसानात पहुंचाए, उनके बिना पर दाऊद की राय को वजन हासिल हो गया और वो खमीज अब हमेशा के लिए मेरी बालादस्ती के खात्मे पर तुल गया। उसने लंदन में अपने हम रुतबा लोगों के साथ मिलकर मुझे बेनकाब करने का फैसला कर लिया और अब तुम देख लेना को यहाँ से जिंदा वापस न लौट सकेगा। मैं उसे किसी कुत्ते की तरह घेर कर मारूंगी। लेकिन तुम तो इस तरह अपने कमरे में छुप कर बैठ गई थी कि मुझे शुबा होने लगा था कि तुमने शिकस्त तस्लीम कर ली है। मसलहत इसी हिकमत अमली के तहत तो आज मैं उन्हें जिल देकर निकली हूँ। निगरानी मेरी लाइल में कराई जा रही थी, मगर मुझे सब मालूम था। मेरे भी बतेरे हमदर्द थे। अब वो सब मिलकर भी मेरा सुराग न लगा सकेंगे। होटल में एहतियात की दूसरी बड़ी वजह तुम्हारी जात थी। मुझे मालूम था कि गजाला के बारे में तुम हर कीमत पर मुझसे मिलने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम्हें क्या पता कि मैं लंदन में हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपनी रवानगी के प्रोग्राम की हवा भी नहीं लगने दी थी, क्योंकि आखिर में राजू ने मेरा खेल खराब कर दिया था। ये ना कहो मेरा क्यास था कि तुम निकल चुके हो। जवाबन वो भी हंसी। खंजर के जरिए अपनी पैगाम रसानी के बारे में क्या क्यास है तुम्हारा? मैं वो तरकीब इख्तियार न करती तो हम इस वक्त कासिनो की इंतजामिया के मेहमान न होते। मैं बुरी तरह बेबस कर लिया गया था माई बेबी। मैं हल्के से तंज के साथ कहा, सुबह के अखबारात में तुम M1 पर एक पुरस्कार लाश के बारे में कोई कहानी पढ़ोगी जिसके दिल में तुम्हारा मुनक्कश दस्ते वाला नन्ना सा खंजर प्रवस्त होगा। ये कैसे हुआ? उसका मुंह फौरन हैरत से खुल गया और मैंने मुख्तसर अल्फाज में लिफ्ट में बेबस किए जाने से लंदन वापसी तक की कहानी मुख्तसर अल्फाज में सुनानी शुरू कर दी। तुम्हारे हाथ चुम लेने को दिल चाहता है। तो मेरे खामोश होने पर इसरारी लहजम बोली, वही दुबला पतला शख्स तो मेरी निगरानी की मुहिम का जिम्मेदार था और मेरा वो खंजर भी शी के बाज हल्कों में पहचाना जा सकता है, क्योंकि वो एक मुहिम में मेरी गैर मामूली कामयाबी पर एजाज के तौर पर मुझे दिया गया था। वाह क्या तासुर पैदा होगा। वो दिल ही दिल में सूरत हाल से लुत्फानंदोज हो रही थी। यही समझा जाएगा कि मैंने वो एजाज एक लाश के दिल में सजा कर शी के उन जिम्मेदारों को लौटा दिया है जिन्होंने मेरी नीयत पर शुबा करते हुए मकतूल को मेरी निगरानी पर लगा दिया था। यानी अब तुम खुलकर शी से बगावत करोगी। अंपेरियल होटल में होने वाले खेल के बाद मेरा ये रद्द अमल कुदरती होगा। इस तरह तुम्हारे दुश्मनों को कुल कर तो तुम परवार करने का मौका मिल जाएगा।
हो सकता है कि इस बार वो तुम्हें बेरहमी के साथ मरवा ही डाले। मैंने उसकी जिंदगी से भरपूर चेहरे पर नजरें जमा कर कहा। यह इनके बस से बाहर है। वो बेगरूर अंदाज में हंसी। वो सब मेरे बाप का नमक ख्वार हैं और उनसे कांपते हैं। जी मिलाज ने खुलकर आज तक मुझे अपनी बेटी तस्लीम नहीं किया, लेकिन कभी मेरे दावे की तरदीद भी नहीं, बल्कि अमदन मुझे ढील देकर शी में तरक्की के मौके फराहम करता रहा है। इस तरह जो तुम उसे भी इख्तियार दिलाकर अपने खिलाफ कर लोगी। मैंने उसकी बात काट कर कहा, यही तो तुम्हारी समझ से बाहर है। मेरी रगों में उसी का खून तोड़ रहा है। मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए ये सब मुझसे नाला है। वो कह रही थी, ये लोग मुझे जरा भी नुकसान पहुंचाने की जुर्रत नहीं कर सकते। इन सब की कोशिश ये है कि मेरे खिलाफ जराइम की फहरिस्त, सबूत और गवाहों समेत इकट्ठी करके सुप्रीम पार्टी में पहुंचाए और उसके जरिए मेरे खिलाफ फैसला हासिल करें। उससे पहले वे मुझे हाथ भी न लगा सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम होटल में नहीं जाओगे। मैंने ताई तलब लहजे में सवाल किया। सवाल ही पैदा नहीं होता। एमवन से फ्रेंकी की लाश मिलने पर वो सब भी झिल्लाकर अपने मुंह में उसने पर मजबूर हो जाएंगे। तो उनका माना हुआ साजिशी दिमाग था। फिर मैं तुमसे कहाँ राब्ता कायम कर सकूंगा? दमदम में मेरे बथेरे ठिकाने हैं। मैं कहीं भी जा सकती। तुम अपने होटल का नंबर दे तो मैं खुद तुम्हें अपने ठिकाने से आगाह कर दूंगी। फिर भी कोई ऐसा पता या ठिकाना तो जरूर होगा जहां से तुम्हारे बारे में कोई खबर मिल सके। मैंने इसरार किया। कुछ पता नहीं कि मेरा किससे राब्ता होगा। वो सोचते हुए बोली, फिर भी मैं ऐश बर्न को बाखबर रखने की कोशिश करूंगी। तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो। वो सोहो के इलाके में होस्टेस क्लब के नाम से चलाए जाने वाले एक घटिया शराब खाने में शराकतदार है। 4 लड़कियों की आड़ में गैर मुल्की सियाहों की खाल उतारी जाती है। ऐश बर्न के पेशे की उस अजीब गरीब वजाहत पर मैं हंसे बगैर नहीं रह सका। तुम खासे वसाइल की मालिक हो, उससे कोई बाइज्जत कारोबार क्यों नहीं करा देती? ये उसका नफसियाती मामला है। वो नबकन से हाथ साफ करते हुए बोली। उसने अपनी उम्र का बेहतरीन हिस्सा सोहो की इन ही गलियों में एक बेजान खिलौने की तरह गुजारा है और अब वो अपनी उस बेतुकीरी का इंतकाम ले रही है। वहां साकी गिरी पर मामूल लड़कियां हर तरह ग्राहकों की दिलदारी करती है, लेकिन वो सब आबरूमंदाना तरीके पर अपने घरों को वापस जाती है। जो लड़की भटकने की कोशिश करे, ऐश बर्न उसे खड़े खड़े नौकरी से बरतरफ कर देती है। आओ खुशकुराकी के बाद जरा मुकद्दर भी आजमा लिया जाए। उसने मेज छोड़ते हुए कहा, ये लोग इसी उम्मीद पर मोटी असामियों को महंगा खाना मुफ्त खिलाते हैं कि जुए की मेजों पर उनसे कई गुना वसूल कर सके। मैं उसके साथ हो लिया। डाइनिंग हॉल से आगे मुख्तलिफ मेजों पर बेहद हसीन और जमील लड़कियां इस्तेहाल अंगीन लिबास में जुआ खेल रही थी। रकम का किसी मेज पर कोई पता नहीं था। हर तरफ मुख्तलिफ मालियत के रंग बिरंगे प्लास्टिक टोकन चल रहे थे। जितने वालों को अदायगियां भी उन्हीं टोकने के जरिए हो रही थी। वापस लौटने वाले अपनी तहवील में मौजूद टोकन वापस करके उसी मालियत की रकम हासिल कर सकते थे। हर मेज पर संजीदगी और निभाग से खेल हो रहा था, लेकिन जरा सा गौर करने से अंदाजा होता था कि कई बल्कि शायद तमाम मेजों पर बाज जवारियों और लड़कियों के दरमियान संजीदगी की आड़ में इशारे भी हो रहे थे। हारने वाले पसीने में शराबूर हुए जा रहे थे और जीतने वालों के चेहरे फातिहाना मुसर्रत से दमक रहे थे। 2 मेजों के गिर्द मशरिक वस्ता के बेफिक्र नौजवान अपनी रवायती वज़ाकता में टोकने के बड़े बड़े ढेर संभाले जमे हुए थे। उनकी निदारत के लिए खास तौर पर 3 लड़कियां मशरूबात की ट्रालियां लिए घूम रही थी। उसी हजूम में जुए के बाद खानदानी शौकीन भी थे जो अपनी बीवियों के मशवरे से खेल रहे थे। बाज मर्द महज तमाशाई बनी अपनी खवातीन की हौसला अफजाई पर इक्तफा कर रही थी। विया ने एक मेज से 100 पाउंड के टोकन खरीदे और उसे मेज पर रुक कर 2-3 राउंड तक खेल के रुक का अंदाजा लगाती रही। उसके बाद वो खुद भी खेल में शरीक होगी। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब उसने खेल खत्म करके टोकन वापस किए तो वो 20 पाउंड जीत चुकी थी। वापसी पर अमले को फ्याजी के साथ टिप देती हुई वो बाहर निकल रही थी तो अचानक ही उसे सुल्तान शाह याद आ गया। पाकिस्तान से अकेले आए हो, तुम्हारा दोस्त भी साथ आया है। एतराज है कि उसे आज ही वापस लौटा दूं। मुफाहमत पर जाने के बाद मैंने उस बारे में झूठ बोलना मुनासिब न समझा। वहां से निकलने का पूरा बंदोबस्त उसी ने करवाया था। ये अच्छा किया कि उसे भी साथ ले आए। मौजूदा हालत में वो हमारे बहुत कारआमद साबित हो सकता है। वो इत्मीनान से सर हिलाते हुए बोली, यहाँ फौरी तौर पर ऐसा बेखौफ साथी मुश्किल ही से पैदा हो सकेगा। मेरा ख्याल था कि वो अपनी गाड़ी में आई होगी, लेकिन पता चला कि वो भी मेरी ही तरह पैदल थी। मैंने उसे अपने होटल के बारे में आगाह कर दिया था। उसने पेशकश की कि वो मुझे किंग्स क्रॉस पर उतारती हुई आगे निकल जाएगी, मगर मैंने नरमी के साथ इनकार कर दिया। इस मखदूर सूरत हाल में हमारा एक साथ बाहर निकलना भी खतरे का बायस हो सकता था। जरा सी बेपरवाही की बिना पर एक की वजह दोनों का खतरा मोल लेना किसी तरह दानिशमंदाना नहीं था। मैं किसी ठिकाने पर टिकते ही तुम्हें होटल फोन करके खुद ही मुतल्ला कर दूंगी। हो सकता है कि कल हमें शहर में कहीं मिल बैठकर आइंदा के लिए अपना प्रोग्राम तय करना पड़े। वो मुझसे हाथ मिलाते हुए बोली, बस ये याद रखना कि गजाला अब हमारी पहली तरजीह है। मैंने आहिस्ता से कहा, पहली नहीं दूसरी। वो मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए बोली, फिलहाल तो हालात के दबाव में हम दोनों की जात एक दूसरे के लिए पहली तरजीह इख्तियार कर गई है और हम एक दूसरे से अलग होकर 2 मुख्तलिफ टैक्सियों की तरफ बढ़ गए। कम अज कम अखबारात की हद तक अगली सुबह बहुत हंगामा खेज थी। बेशतर अखबारात ने पब में होने वाले दोहरे कत्ल की वारदात को
अपने सफाई अव्वल पर जैली शह सुर्खियों में जगा दी थी। एक अखबार ने काला खान के बदनाम लेकिन कानून की गिरफ्त से महफूज माजी के हवाले से ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही क्या की सुर्खी लगाई थी। तकरीबन हर अखबार काला खान के माजी को कुरेद रहा था। जिस शख्स पर 2 दर्जन इंसानी जानों को जिंदगी से महरूम कर देने के इल्जामात हो और कानून के मुहाफिज पूरी मेहनत के बावजूद उस पर कोई इल्जाम साबित न कर सके हो, उसकी दर्दनाक मौत पर अखबारी इतलात में तलखी फितरी बात थी, क्योंकि अपनी तमाम तर सनसनीखेजी के बावजूद अखबारात को उस मुआशरे में कानून की पासदारी का साथ लाजमन देना पड़ता था। लेकिन जिस तरह काला खान के जुराइम उसकी जिंदगी में पुलिस के लिए हल न होने वाले मुअम्मा बने हुए थे, उसी तरह उसकी मौत भी बहुत पुरस्कार थी। बाद में 2 लाशें दरियाफ्त हुई थी और दोनों ही खंजर का शिकार हुई थी। एक की गर्दन काट दी गई थी और दूसरे के दिल में वही खंजर पवस्त किया गया था। कराइन से जाहिर होता था कि उन दोनों का कातिल कोई एक ही था, लेकिन पुलिस ये समझने से कासिर थी कि पब बंद होने के बाद वो दोनों मकतूल वही क्यों यकजा हुए थे, क्योंकि उनकी शनासा हल्कों में पूछताछ के बाद ऐसी कोई शहादत सामने नहीं आई थी जिसके जरिए उन दोनों में माजी करीब में किसी किस्म के ताउन का सबूत मिलता हो। और अगर वो दोनों जमा हो ही गए थे तो उनमें कोई कदरे मुश्तरक दरियाफ्त नहीं हो सकी थी, जिसकी बिना पर कोई एक ही शख्स बैक वक्त दोनों के लहू का प्यासा हो जाता। काउंट्री में होने वाले कत्ल से जैकब का ताल्लुक तुशक शुबे से बालातर था। बीबीसी टेलीविजन की पिछली नशरियात की तरह अखबारात ने भी उस नुक्ते को खासी अहमियत दी थी कि देर उस पहले काउंट्री में एक गैर मुल्की लड़की ने जैकब के छोटे भाई जोसेफ के मकान पर 2 मकामियों को हलाक किया और उसके बाद जैकब भी बेदर्दी के साथ अपने पब में सिबा कर दिया गया। उस हकीकत की रोशनी में हर नावानिगार ने बेतेरी ज़हनी खिलाबाजियां खाने की कोशिश की थी, लेकिन उस बारे में कोई मंतकी बुनियाद सामने नहीं आ सकी थी जिसके बिना पर पुलिस को तफ्तीश आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता। अखबारात की वर्करदानी करते हुए अंदरूनी सतह पर एक शिकाब मेरी नजरें ठटक कर मरकूज होगी। लंदन और काउंट्री के वाकयात पर बर्मिंघम काउंट्री और लंदन के बाद इलाकों में नकाब पोश स्किन हेड्स की टोलियों ने नहायत मुनज़्ज़म अंदाज में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की थी, जिसके नतीजे में 4 एशियाई जख्मी होकर अस्पतालों में पहुंच गए थे और एक तखमीने के मुताबिक 60,000 पाउंड का नुकसान हुआ था। उन नकाब पोश स्किन हेड्स ने तमाम कार्रवाइयों में एशियाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया था। साथ ही ऐसे नारे भी लगाए थे जिनसे जाहिर हो रहा था कि भारतीय निजाद सोनिया की गिरफ्तारी तक वो एशियाइयों की जिंदगी अजाब बना देगी ताकि उसे पनाह देने वालों को सबक दिया जा सके। बदतरीन वारदात अखबारात का मुतालिया करते हुए वो सुल्तान शाह को भी वतन से आगाह करता जा रहा था। इब्तिदा में उसने फौरी तौर पर तबसरा करना चाहा, लेकिन मैंने उसे रोक दिया ताकि शहर की पूरी सूरत हाल से वाकिफ होने के बाद हर पहलू पर एक साथ तबादला ख्याल किया जा सके। अब कौन क्या कह रहे थे? मैंने अखबारात एक तरफ फेंक कर अंगड़ाई लेते हुए कहा, अब क्या रहा है कहने को? वे हंसते ही बोला, ये अखबार वाले भी बड़े होशियार होते, नुक्ते पैदा करके ही उसका जवाब भी दे देते हैं। मालूम होता है अब ये मौजू कई दिन तक रगड़ा जाएगा। 3 दिन में 5 कत्ल किसी को भी झंझोड़ देने के लिए काफी होते। मैंने सिगरेट का अधजला टुकड़ा जूते से रगड़ते हुए कहा, खासतौर पर ऐसी हालत में कि उनकी कड़ियां एक दूसरे से मुंसलिक नजर आती हो। ये तो चलता ही रहता है। खतरनाक बात यह है कि गंजे खुली हुई बदमाशी पर उतरा है। जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, स्किन हेड्स का कोई मुनज़्ज़म गिरोह नहीं है। ये तो बस एक वबाई फैशन चला और हर इलाके में सर्कस लड़के लड़कियों ने सर मुड़वा कर नक्शोनगार बनवाने शुरू कर दिए। उनकी हैसियत मोहल्लों की आवारा गर्दों से ज्यादा नहीं है। मेरी समझ में नहीं आया कि ये यक व यक मुनज़्ज़म कैसे हो गया। तुम कालाहान को भूल रहे हो, उसे कहना चाह, लेकिन मैंने उसकी बात काट दी। वो बुनियादी तौर पर एक बड़ा बदमाश था। चलो ठीक है, ये बताओ कि वीरा का फोन कब तक आने की उम्मीद? उसने चुप कर सवाल किया। किसी भी वक्त आ सकता है। उससे बात होने तक हम में से एक को कमरे में रुकना होगा। तुम ठहरना, मैं तो जरा घूमने जाऊंगा। मुझे मीनारों वालियां देखने का शौक है। बेख्तियार मेरे जहन में इब्ने सफ़ी का नाम ताजा हो गया, जिनके एक नावल का यही नाम था। आसमान की तरफ खड़े हुए सख्त और लंबे बालों के ऊंचे ऊंचे रंग बिरंगे मीनार सरों पर सजाए बाजारों में फिरने वाली वो लड़कियां खुद को पंख कहती थी और मीनारों वालियां का नाम उन्हीं को सेब देता था। हो सकता है कि इब्ने सफ़ी ने ऐसे ही किसी शाहकार से मुतासर होकर अपने नावल का यह नाम तजवीज़ किया हो। जरूर चाहो, मैंने कहा, लेकिन जरा होशियार रहना। ये पंख लड़कियां अपने खड़े हुए बालों से सींगों का काम भी निटालती हैं। होटल का कार्ड जरूर ले लेना ताकि रास्ता भूल जाने की सूरत में किसी तामी से मदद ले सको। वो खुशी के साथ उठा और अपने कमरे की तरफ हो गया। मेरा ख्याल था कि अगर हमें गजाला की तलाश का कठिन मरला दरपेश न होता तो लंदन की फसंखेज और रंगीन जिंदगी के बारे में ज्यादा जोश व खरोश के साथ अपनी दिलचस्पियों का मुजाहरा करता। पहले वो जो कुछ ख्यालों की दुनिया में देखता रहा था, उन्हीं सब चीजों को सामने पाकर वो बहुत खुश नजर आ रहा था। वो तैयार होकर होटल से चला गया और मैंने काहलाना अंदाज में बिस्तर पर दराज होकर टेलीविजन ऑन कर दिया। 11 बजे अचानक ही कमरे में तपाई पर रखे हुए फोन की घंटी बज उठी।
और मैंने बिस्तर से छलांग लगाते हुए बेताबी के साथ रिसीवर उठा लिया। बाहर से तुम्हारी कॉल है मिस्टर अकबर। ऑपरेटर के पैगाम के साथ ही दूसरी तरफ से लाइन मिल गई। मैं 584827 पर हूँ। दूसरी तरफ से वीरा की आवाज आई, कमरा नंबर 205, ये सोहो के इलाके में वाक़। होटल में? मैंने हैर से कहा, मालूम होता है कि बुरा वक्त आने पर यहाँ तुम्हारे शनासाओं ने भी तुमसे आंखें फेर ली हैं। मैं तो किसी पुरतकल्लफ मकान में तुम्हारे पास मुंतकिल होने की इम्कानात पर सोच रहा था। फजूल बातें न करो। उसकी कुछ आवाज सुनाई थी, यहाँ बतेरे लोग मुझे सर आंखों पर खुशी से बिठाएंगे और कोई नहीं कि ऐश बर्न मेरी मेजबान बन सकती थी, मगर मैं अपनी वजह से दूसरों के लिए परेशानियां नहीं खड़ी करना चाहती। अखबारात तो तुमने देख लिए होंगे। मैंने मानी के लहजे में कहा, हाँ वो लोग बुखला गए हैं। 3 शहरों में तशद्दुद का वाकयात के पसे पूछते उन्हीं का हाथ कार फरमा है, लेकिन अखबारात में तो गंजों का जिक्र था। मैंने हैरत के साथ कहा, उन सब ने मुकम्मल नकाबें इस्तेमाल की थी, जिसमें चेहरा छुपने के साथ ही बाल भी छुप गए थे और वो दूर से गंजे नजर आने लगे थे। वो अपने मकसद में कामयाब रहे, लेकिन मकसद क्या था उनका? वो जलाड़ में की गई मुनज़्ज़म लेकिन बेमकसद कार्रवाई थी। अलबत्ता वो ये तासुर देने में कामयाब रहे कि तशद्दुद के वाकयात में गंजे मुलव्विस थे और पुलिस उन्हीं पर ज्यादा तवज्जो देगी। दाऊद को कुछ सुराग मिला? मैंने फौरी ख्याल के तहत सवाल किया। उससे मेरी बात हुई है, मेरी रुपयोशी पर बंद आया हुआ है, मगर मैंने उसे 2 टूक अल्फाज में बता दिया है कि अब मैं फिजा साजगार होने तक दूर ही रहूंगी। आओगे तो तफसील बताऊंगी। सुराग नहीं मिला तो बात कैसी होगी उससे? इन्हें उलझन अमेज लहजे में पूछा। मैं कल रात होटल से अपरेटस अपने साथ निकाल लाई थी। उस पर जब चाहूँ उससे बात कर सकती हूँ, बल्कि कई और लोगों से भी राब्ता कायम हो सकता है, मगर फिलहाल मैं तुम्हारे काम पर तवज्जो देना चाहती हूँ। कुछ पता चला उसके बारे में? मैंने गजाला का नाम लिए बगैर सवाल किया। एक नाम रोशनी में आया है, उसी से सारी उम्मीदें वाबस्ता है। चाहो तो मैं इसी वक्त तुम्हारे पास आ सकता हूँ। मैंने उससे करीब रहकर गजाला के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करने की नीयत से पेशकश की। फिलहाल बेकार हूँ, लेकिन यह ख्याल रखना कि किसी भी वक्त भाग दौड़ में मसरूफ हो सकती हूँ। ऐसा वक्त आने पर देखा जाएगा, मैं आ रहा हूँ। मैंने जवाब सुने बगैर रिसीवर क्रैडल पर डाल दिया और फौरी तौर पर रवानगी की तैयारी में मसरूफ हो गया। रास्ते में एक ऑफ लाइसेंस शॉप से ब्लैक लेबल की बोतल खरीदता हुआ मैं ट्यूडर होटल पहुंचा तो ये देखकर खासी मायूसी हुई कि वो एक बार रौनक मकाम पर वाक़ होने के बावजूद मुश्तबा माहौल वाला एक मामूली सा होटल था। यहाँ शुरफा का कयाम करना बज़ाहिर मुश्किल नजर आता था। अंदर कदम रखते ही एहसास हो जाता था कि वहाँ होटल की आड़ में कुछ और ही धंधे होते हैं और शायद उन्हीं खसूसियात की वजह से वीरा ने उस होटल को अपनी रुपोशी के लिए मुंतखब किया था। होटल की इमारत की साख्त से यह अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि रहायशी कमरे ऊपर होंगे। वीरा के कमरे के नंबर से मेरा अंदाजा था कि वो दूसरी मंजिल का 5वां कमरा होगा। लिहाजा मैं बराह रास्त ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन इस्तकबालिया काउंटर पर बैठे हुए शख्स ने नरमी के साथ मुझे रोक लिया। आप किससे मिलेंगे सर? उसकी खलीकाना आवाज सुनते ही मुझे घूम जाना पड़ा। इस होटल में इस्तकबालिया काउंटर ऐसी जगह पर बनाया गया था कि वहां पर बैठे हुए क्लर्क की नजरों से बचकर सीढ़ियों तक पहुंचना नामुमकिन था। क्लर्क के मुदाखले से साफ जाहिर हो गया था कि ये लोग मुलाकातियों से ज्यादा अपने होटल में ठहरे हुए मेहमानों के आराम और खलवत का ख्याल रखते थे और शायद मुलाकातियों के लिए मेजबान से पेश की इजाजत दिए बगैर ऊपर जाना दुश्वार था। यह एहतियात महज इसी ख्याल से रखी गई थी कि कहीं किसी गाहक को अपने अचानक नमदार होने वाले मुलाकाती के सामने न गुफ्तबा सूरत हाल के बिना पर शर्मिंदगी न उठाना पड़े। कमरा नंबर 205। मैंने वीरा का नाम लिए बगैर खुश्क लहजे में कहा, क्योंकि मैं उससे ये पूछना भूल गया था कि वो ट्यूडर में किस नाम से ठहरी हुई है। मेरा नाम अकबर है। जिससे मिलना है उसका नाम जानती हूँ? क्लर्क ने इंतकाम का रिसीवर उठाते हुए सवाल किया। नहीं, मगर मैंने उससे वाकिफ होगी। क्लर्क ने आंखें चढ़ाकर मानी के अंदाज में अपने सर को जुम्बश दी और नंबर मिलाकर वीरा से बात करने के बाद मुझे सीढ़ियों की तरफ जाने का इशारा करते हुए अपने नेक ख्वाहिशात के इजहार में दाहिनी मुट्ठी बंद करके अंगूठा फिजा में बुलंद कर दिया। शायद उस तरह वो मुलाकात से वापसी पर अपनी टिप पक्की कर रहा था। वीरा अपने कमरे का दरवाजा खुद राहदारी में मेरी मुंतजिर थी। वो मुझे साथ लेकर कमरे में दाखिल हुई तो मैं चौंक पड़ा, क्योंकि एक मदकूक सा अधेड़ उम्र सफेदफाम पहले से उसके कमरे में मौजूद था और कुर्सी पर बैठा तकरीबन ऊँग रहा था। ट्यूडर के माहौल की तरह वो कमरा भी अजीब था। कमरे में ख्वाबनाक अंदाज में बिलवास्ता धीमी रोशनी रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन उससे रुमानी फिजा की बजाय घुटन हो रही थी। कमरा चौड़ाई के मुकाबले में गैर मामूली तनासिब से तवील था और उसमें एक दूसरे से मुत्तसिल 4 सिंगल बेड पड़े हुए थे। वो अजीबुल खलकत सफेद फाम उन्हीं में से एक कुर्सी पर विराजमान था।